तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर नंबर 2 त्रिविमीय ज्यामिति इंटर मैथमेटिक्स का जो ये अध्याय है। इसके क्वेश्चन जो कि 5-5 नंबर के और 8-8 नंबर के और क्वेश्चन छूटे हुए हैं, इसी को स्टार्ट किया जाएगा। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रशद मैथ क्लासेस के इस लेक्चर में। बच्चों, बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2025, 24 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाला है। उसके लिए मैथमेटिक्स की तैयारी अच्छे से हो, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं आप लोग के साथ। तो आप लोग जुड़ जाइए, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो त्रिविमीय ज्यामिति का है वो खास तौर से रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, ये सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का क्या सूत्र है। ठीक है, सदिश रूप और कार्तीय रूप, रेखा के दो रूप समीकरण होते हैं, सदिश और कार्तीय। तो इसमें हम एक एक करके पहले समझते हैं कि इसके फार्मूले क्या होते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं रेखा का सदिश रूप समीकरण R1 बराबर A1 प्लस लैम्डा B1, दूसरा वेक्टर R2 बराबर वेक्टर A2 प्लस म्यू B2। ये दो रेखाओं का सदिश समीकरण रूप है। इनके बीच का कोण यदि थीटा हो, यदि इनके बीच का कोण थीटा हो, तब कॉस थीटा बराबर वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2 अपान मॉड वेक्टर B1 इंटू मॉड वेक्टर B2। ये फार्मूला होता है दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए। इसमें जो B1 और B2 है, ये जो दोनों रेखाएं हैं B1 के समांतर है और दूसरी वाली रेखा B2 के समांतर है। तो यही सदिश लेकर के इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं और बटे उनके मापांकों का गुणनफल रख देते हैं, तो इनके बीच का कॉस थीटा फार्मूला निकल के आ जाता है। अब यहां से पहला केस फर्स्ट, यदि रेखाएं लंब हो, अगर रेखाएं लंब हो तब इनका अदिश गुणन B1 डॉट B2 बराबर 0 होगा। केस सेकेंड, अगर दोनों रेखाएं समांतर हो, तो समांतर की स्थिति में ये जो दोनों सदिश हैं, इनके जो i j k के गुणांक होंगे वो ये समानुपाती होंगे। अगर मैं इसको जो है B1 वाले को मान लूं वेक्टर A1 i A1 i, देखिए वेक्टर B1 को मान लेते हैं, ये मान लेते हैं A1 i प्लस B1 j प्लस C1 k, और जो दूसरा वेक्टर B2 मान लें अगर A2 i प्लस B2 j प्लस C2 k, तो इनके जो गुणांक है ये समानुपाती होता है। कब होगा? यदि रेखाएं समांतर हों। जब रेखाएं समांतर हो तब A1 बटा B1, A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2, ये होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। जब रेखाएं लंब हो तो ये होता है, और जब समांतर हो तब ये होता है। कार्तीय रूप में समझते हैं। कार्तीय रूप में जो रेखा का समीकरण होता है, ये दो रेखाओं का समीकरण x माइनस x1 बटा A1 इक्वल टू y माइनस y1 बटा B1 इक्वल टू z माइनस Z1 बटा C1। दूसरी रेखा x माइनस x2 बटा A2 इक्वल टू y माइनस y2 बटा B2 इक्वल टू z माइनस Z2 बटा C2। ये दो रेखाएं हैं सदिश कार्तीय रूप में, ये समीकरण है। अगर इनके बीच का कोण थीटा हो तो इसका फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर मॉड में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फार्मूला लगाते हैं जब रेखा कार्तीय रूप में दिया हो तब। यहाँ पे जो A1 B1 C1 जो अपान में होता है, ये ले लेते हैं, और A2 B2 C2 जो दिख रहा है इसको लेकर के इस तरह से इसको बैठा लेंगे, तब इनके बीच का कोण कॉस थीटा का फार्मूला मिल जाता है।
इसमें भी केस फर्स्ट केस सेकेंड दोनों होता है। केस फर्स्ट, यदि रेखाएं लंबवत हो, यदि रेखाएं लंब हो तब जो है इनका जो मान है ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। केस सेकेंड, यदि रेखाएं समांतर हो या समपाती हो, समांतर हो या समपाती हो, समपाती की जगह संरेखी भी कह सकते हैं, संरेखी हो, तब इनके जो गुणांक है, जो अनुपात है, दिक् अनुपात, इनका जो है रेशियो a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, ये तीनों आपस में बराबर हो। ठीक है, ये आप ये सब याद रखिएगा। इसी पर जो है प्रश्न चलेगा। अगर रेखाएं लंब दिया होगा तो ये कंडीशन याद रखिए जब ये सदिश रूप में हो, और अगर रेखाएं लंब है और कार्तीय रूप में समीकरण दिया है तब ये इसको याद रखिए कंडीशन को। तो अब आइए इसके प्रश्न को देखते हैं। पहले 5-5 अंक वाले कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, पहले उसको देख लेते हैं। तो देखिए लेक्चर नंबर 1 में मैंने 5वें का 3 क्वेश्चन करा दिया है। अब इसके बाद चौथा वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसका घ वाला प्रश्न करना है। ये दिया हुआ है, यदि रेखाएं x-1, रेखाएं देखिए दिया हुआ है, वो रेखाएं हैं x-1 अपान -3 इक्वल टू y-2 अपान 2k इक्वल टू z-3 अपान 2 और x-1 अपान 3k इक्वल टू y-1 अपान 1 इक्वल टू z-6 अपान -5 लंबवत हो। ये दोनों रेखाएं अगर लंबवत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान देखिए यहाँ पे जो अज्ञात राशि है इसी का मान निकालना है, और दोनों रेखाएं आपस में लंबवत हैं। तो जब लंब हो तो उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताया था। पहले रेखा को ध्यान से देखिए, ये दोनों जो रेखा है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए थे, x माइनस x1 बटे a1 इक्वल टू y माइनस y1 बटे b1 इक्वल टू z माइनस z1 बटे c1, और दूसरी वाली रेखा x माइनस x2 बटा a2 इक्वल टू y माइनस y2 बटा b2 इक्वल टू z माइनस z2 बटा c2। ये इस रूप में है, आप देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इस रूप में ये समीकरण नहीं रहते हैं तो उसको बनाना पड़ता है, वो प्रश्न आएगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ देखेंगे x माइनस x1 का मान 1 है, x2 का मान, y1 का मान 2 है, z1 का मान 3 है। इसी तरह x2 y2 z2 भी यहाँ पर x2 y2 z2 भी दिख रहा है, और a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको पहले नोट कर लेते हैं। a1 बराबर है -3, b1 बराबर 2k, c1 बराबर 2। दूसरी रेखा से a2 बराबर 3k, b2 बराबर 1, c2 बराबर -5। तो इससे चूंकि दोनों रेखाएं क्या हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, तो जब ये दोनों लंब हैं तो कंडीशन वही बताया था मैंने, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर। तो इसी का गुणन ले लीजिए जो है, तो -3 इंटू 3k प्लस b1 b2 ले लीजिए 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। ये गुणा करिए इसको, तो -9k प्लस ये गुणा होगा 2k -10 बराबर 0। ये घटाएंगे तो -7k -10 बराबर 0। तो -7k बराबर 10, तो यहां से k बराबर 10 बटे -7, 10 बटे -7 यानी -10/7 आ गया इसका उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से k का मान निकाल लेंगे। तो k की जगह यहां पर p भी हो सकता है या कोई भी अज्ञात राशि हो। अगर कंडीशन दिया है कि दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो यही कंडीशन लगा करके हम अज्ञात राशि जो k है या कोई भी मान जो भी रहेगा अज्ञात राशि उसको निकाल सकते हैं।
तो ये कंडीशन से निकल जाता है। अगला देखते हैं आगे जो प्रश्न है घ के बाद जो है, ठीक है, इसका अंग, पांचवें का अंग रेखाओं का समीकरण दिया गया है कार्तीय रूप में। रेखाओं x प्लस 3 अपान माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 1 अपान 1 इक्वल टू z माइनस 5 अपान 5, और दूसरी रेखा दिया है x प्लस 1 अपान माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपान 2 इक्वल टू z माइनस 5 अपान 5 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसके बीच का कोण ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए, आपको मैंने फार्मूला बताया था, ये जो दोनों रेखाएं हैं इनके समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने यहां लिखा था, x माइनस x1 बटा a1 इक्वल टू y माइनस y1 बटा b1 इक्वल टू z माइनस z1 बटा c1, और दूसरी थी x माइनस x2 अपान a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपान b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपान c2। ये जो दोनों रेखाओं का समीकरण है ये इससे पूरा मिल रहा है। तो यहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो आपके सामने है, इसी को लेकर इनके बीच का कोण निकाल सकते हैं। इनके बीच का कोण cos थीटा का फार्मूला बताए थे, मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब इसी में रख देते हैं। तो जब इसमें रखेंगे मॉड, तो a1 a2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस b1 b2 1 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 c1 c2 5 इंटू 5। इसके बाद अपान में अंडर रूट a1 b1 c1 का स्क्वायर का वर्ग कर लीजिए, स्क्वायर का योगफल माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये गुणा करेंगे तो 3 प्लस 2 प्लस 25 बटे अंडर रूट, ये देखिए कितना आएगा 9 प्लस 1 प्लस 25 इंटू अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 25 बराबर cos थीटा इक्वल टू मॉड में, ये देखिए कितना आ रहा है 25 3 28 2 30 बटे अंडर रूट, ये 25 1 26 और 9 35 इंटू अंडर रूट 25 4 29 1 30 अंडर रूट 30। अब यहां से cos थीटा इक्वल टू 30 बटा, ये जो 35 और 30 है इसमें 5, इसमें भी 5 है, बाहर चला जाएगा, जोड़ा बनेगा तो बचेगा कड़ी में ये 7 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। 5 से ये काट सकते हैं, 5 एकम 5 5 छक 30। तो cos थीटा इक्वल टू 6 बटे कड़ी में 42, 6 बटे कड़ी में 42, ये इसका मान आ रहा है, इसके बीच का कोण। और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 6 को, और ये कड़ी में 42 जो है इसको लिख सकते हैं कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 6, तो ये कड़ी में 6 से कट जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू कड़ी में 6 बचेगा, कड़ी में 6 बटे कड़ी में 7, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स टोटल अंडर रूट 6 अपान 7, ये इसके बीच का कोण निकल के आ रहा है। ठीक है, यही निकालना था बच्चों इनके बीच का कोण। सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला जो आपको बताया मैंने, बस उसी में इसको रख करके निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, जो रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आप इसको देख लीजिए, इसी की तरीके से यहाँ दिखना चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ अगर 2 दे दिया, 2x प्लस 3, लेकिन यहाँ केवल x है, तो 2 से भाग दे करके इसको नीचे बटे में लाएंगे, तब केवल x की तरह ये बनेगा। तो इस तरह से जब प्रश्न आएगा तो मैं बताऊंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तभी इनके बीच के कोण के फार्मूला लगाएंगे, और ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 को रख करके इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये 2 प्रश्न इसमें हो चुके हैं। अब लॉन्ग टाइप यानी जो विस्तृत उत्तरी जो प्रश्न है उसको कराए जाएंगे। विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो कि 8-8 अंक के हैं, उसमें
न्यूनतम दूरी के भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसके साथ साथ बीच का कोण निकालना और भी कुछ एक दो क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है ये 8-8 अंक के होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में होते हैं, 7, 8, 9 में पूछे जाते हैं। इसका क वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए 2 पार्ट है, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो 4-4 मिला के 8 नंबर का हो जाएगा। तो इसका जो पहला पार्ट है दिया हुआ है रेखा युग्म, 2 रेखा युग्म समीकरण दिया हुआ है, इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, इसको नोट कर लेते हैं। रेखा युग्म x + 3/3 इक्वल टू y - 1/5 इक्वल टू z + 3/4। दूसरी रेखा है x + 1/1 इक्वल टू y - 4/1 इक्वल टू z - 5/2। इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो बीच के कोण निकालने का जो फार्मूला आपको बताए हैं वही लगाएंगे। यहाँ पे ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 फार्मूला लगा देते हैं। बीच का कोण cos थीटा बराबर मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये लगाएंगे। और ये जरूर ध्यान दीजिए जो कि मैंने बताया आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होना चाहिए। ये एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 को यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू मॉड में ये 3 × 1 प्लस 5 × 1 प्लस 4 × 2 हो जाएगा अपान अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ये ले लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल टू ये ले लेते हैं 3 प्लस गुणा करिए 5 × 5 प्लस 8 बटे अंडर रूट ये 9 धन 25 धन 16 अंडर रूट ये 1 धन 1 धन 4। आगे इसको बढ़ाते हैं cos थीटा इक्वल टू मॉड में इसको जोड़ दीजिए 5 3 8 8 16 बटे अंडर रूट 25 16 41 9 50 इंटू अंडर रूट ये 6 हो जाएगा 6। फिर उसके बाद 16 बटे ये जो 25 है 50 है इसको लिख सकते हैं 5 कड़ी में 2 और कड़ी में 6 में इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 2। तो देखेंगे कड़ी में 2 गुणा होके 2 हो जाएगा और ये 16 से कट जाएगा। तो 16 से काटेंगे 2 को तो ये 8 हो जाएगा 8 बटे 5 कड़ी में 3 5 कड़ी में 3 ये निकल के आ रहा है। और सुनिए ये हर का परिमेयीकरण करना है तो कड़ी में 3 से गुणा कर दो, कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे तो 8 कड़ी में 3 बटे ये गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा cos थीटा। तो थीटा बराबर cos इनवर्स 8 कड़ी में 3 बटे 15 ये इसके बीच का कोण आया। ठीक है, ये हमारा आंसर 4 नंबर का प्रश्न है। ये पहला पार्ट इसका है बीच के कोण निकालने वाला। ठीक है, अब इसका सेकेंड वाला पार्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन है यहां पर यदि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं तो इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, इसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है और इसका मध्य बिंदु तीनों का ले लेते हैं। मान लेते हैं ये P है, ये Q है और ये R है। तो ये मध्य बिंदु जो तीनों भुजाओं का है इसका निर्देशांक दिया गया है, तो वो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। जो बिंदु P है इसका निर्देशांक दिया हुआ है 1 5 -1। बिंदु जो Q है इसका निर्देशांक है 0 4 -2 और बिंदु R जो है इसका निर्देशांक दिया है 2 3 4। ये तीनों निर्देशांक दिए हैं तो शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ए बी सी के निर्देशांक मान लेते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1 z1, बी का निर्देशांक x2 y2 z2 ऐसे मान लेते हैं। सी का भी निर्देशांक x3 y3 z3। ये तीनों निर्देशांक शीर्ष का मान लिया
त्रिभुज का। अब जो है ये देखिए ए बी का मध्य बिंदु P है, ए बी का मध्य बिंदु P है, तो जो मध्य बिंदु P है वो है 1 5 - 1 1 5 - 1 और इसके बराबर ए बी का मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक का, तो x1 प्लस x2, देखिए ए बी जो है इसका करेंगे x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2 कामा z1 प्लस z2 अपान 2। ठीक है, ये निर्देशांक इसके बराबर रखेंगे, ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। अब यहां से जो x वाला निर्देशांक है ये 1 के बराबर, y वाला निर्देशांक 5 के बराबर, z वाला निर्देशांक -1 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, जैसे ये 1 के बराबर रखेंगे तो दो पक्षांतरों के गुणा हो जाएगा, 2 1 कम 2, यानी यहां से निकल के आएगा x1 प्लस x2 बराबर 2, ये निकल के आएगा जब इसको बराबर रखेंगे। इसी तरह इसको इसके बराबर रखेंगे तो 2 5 10, तो y1 प्लस y2 बराबर 10 आएगा। इसी तरह से तीसरा वाला निर्देशांक तीसरे वाले के बराबर रखेंगे तो z1 प्लस z2 बराबर -2, ये निकल के आ रहा है। इसी तरह से BC का मध्य बिंदु Q ले लेते हैं। BC का थोड़ा ये कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन लंबा है, करते जाएंगे लेकिन आसान है ये। बिंदु Q, तो बिंदु Q का निर्देशांक जब निकालना है तो मध्य बिंदु Q जो कि दिया हुआ है 0 4 - 2 0 4 - 2, तो बिंदु Q देखिए BC का मध्य बिंदु है, तो BC का मध्य बिंदु के लिए फार्मूला लगाएंगे x2 प्लस x3 बटा 2 y2 प्लस y3 बटा 2 z2 प्लस z3 बटा 2, फिर तीनों निर्देशांक तीनों के बराबर दिखाएंगे तो यहां से आएगा x2 प्लस x3 बराबर 2 का गुणा 0 से 0 आएगा। उसके बाद y2 प्लस y3 बराबर 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर z2 प्लस z3 वाला 2 दूनी 4 -4 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, AC का मध्य बिंदु R है, AC का मध्य बिंदु R, और R का निर्देशांक उठा लीजिए 2 3 4, और इसके बराबर AC का मध्य बिंदु का फार्मूला AC का, तो x1 प्लस x3 बटे 2 y1 प्लस y3 बटे 2 z1 प्लस z3 बटे 2। अब इसका भी तुलना इनसे कराएंगे तो यहां से x1 प्लस x3 बराबर 2 दूनी 4, y1 प्लस y3 बराबर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, z1 प्लस z3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आ रहे हैं जो रिलेशन है निर्देशांकों के, इसी से हम सभी निर्देशांक को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों रिलेशन आया हुआ है इन सबको जोड़ देते हैं, तो जैसे ही इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, समझिए बात को। इन्हें जोड़ने पर तो जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए ये सब इसके साथ एक साथ जोड़ेंगे तो x1 2 ठो आएगा, x2 2 ठो आएगा, x3 भी 2 ठो आएगा, 2 ठो सब आएगा, यानी 2 ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस x3, और इधर 2 0 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6। तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 6, 2 से भाग दे देंगे तो 3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 कर लेना इसको। अब देखो यहीं से ये तीनों का योगफल 3 है, अगर हम इसमें से x1 प्लस x2 को निकाल दें, यानी इस समीकरण को घटा दें इसमें से, तो यहां से क्या निकल सकता है, देख रहे हैं x1 x2 घटाएंगे निकल जाएगा, तो x3 का मान 3 - 2, x3 का मान 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही सब करना है। तो अब y वाला भी पहले कर लेते हैं, फिर z वाला भी कर लेते हैं, उसके बाद घटाएंगे हम लोग। तो जैसे ये y वाला जब जोड़ेंगे तो 2 ब्रैकेट में y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर, इनको जोड़ लीजिए भाई, देखिए कितना रहा है, 10 8 18 18 6 24 होगा। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 2 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। z वाला जोड़िए, तो 2 ब्रैकेट में z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर -2 -4 -6 प्लस 8 2 आएगा, 2 से भाग दे देंगे तो z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर 1। ये नया समीकरण नंबर 3 बन गया।
अब ये तीनों समीकरण जो मैंने बनाया हुआ है उसमें से ये बारी बारी से ये घटाते जाएंगे, बारी बारी से, तो आपको मिलता जाएगा। तो मैं यहाँ पे बस घटाते जा रहा हूँ। तो जैसे इसमें से उसको घटाएंगे ये वाला, तो x1 x2 कैंसिल होके x3 का मान आएगा। x3 बराबर आएगा 3 माइनस 2 यानी 1 आएगा। x3 बराबर 1 आ गया। फिर इसी में से x2 प्लस x3 को घटाते हैं तो ये x1 आएगा। तो x1 बराबर 3 माइनस 0 3 आएगा। फिर इसी में से x1 प्लस x3 को घटाएंगे तो x1 x3 घट जाएगा तो x2 आएगा। तो x2 बराबर 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 आएगा -1। तो ये x1 के सारे मान आ चुके हैं। अब y1 प्लस y2 ये जो दूसरा समीकरण है उसमें से ये y वाले समीकरण को घटाते हैं। तो जब इसको घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, y1 y2 को निकाल देंगे तो y3 बराबर 12 माइनस 10 2 आएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, ये y2 प्लस y3 निकालेंगे तो y1 इक्वल टू 12 माइनस 8 4 आएगा। इसी तरह से ये y2 आएगा, जब तीसरे में से घटाएंगे तो y2 बराबर 12 माइनस 6 आएगा। ये y के मान सब निकल के आ चुके हैं। अब जो तीसरा वाला समीकरण है z वाला, उसको z वाले में से घटाते जाइए। तो इसमें से जब पहला वाला घटाएंगे तो z3 बराबर 1 माइनस 2 प्लस 2 3 आएगा। इसके बाद जब घटाएंगे दूसरा वाला z2 प्लस z3 को घटाएंगे तो ये आएगा z1 बराबर 1 माइनस 4 प्लस 4 5 आएगा। फिर z2 होगा, जब तीसरा वाला घटाएंगे तो 1 माइनस 8 इक्वल टू -7 ये निकल के आ रहा है z1 z2 z3 के मान। तो अब आप देख रहे हैं कि जो भी मान ये सब आए हैं, जो कि आप लोगों ने ये माना हुआ है, तो अगर मैं इसमें रखूं तो x1 x2 x1 y1 z1 देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पे 3 4 5 आ गया। 3 4 5 ये बिंदु ए का निर्देशांक आ गया। 3 4 5 यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 4 5। जो बिंदु बी का निर्देशांक है x2 y2 z2, इसको देखेंगे तो -1 6 -1 6 -7 -1 6 -7 ये निकल के आ रहा है। उसके बाद सी वाला जो है x3 y3 z3, ये देखिए 1 2 3 1 2 3। तो इस तरह से बच्चों देख रहे हैं ए बी सी तीनों शीर्षों के निर्देशांक आ चुका है। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है अलग से कॉपी पे लिखिएगा, नीचे आंसर इसका x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 4 नंबर का है। कैलकुलेशन काफी बड़ा आपको दिख रहा होगा लेकिन है आसान। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा। तो ये इसका सेकेंड पार्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसका ख वाला दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी 2 पार्ट दिया गया है। 2 पार्ट में है, 4-4 नंबर के अलग अलग। तो इसका पहला पार्ट है P का मान ज्ञात कीजिए जिससे रेखाएं दी हुई है वो परस्पर लंब है। तो P का मान ज्ञात करना है। तो पहले रेखाओं को लिख लेते हैं। रेखाओं के जो समीकरण दिए गए हैं वो है 1 माइनस x अपान 3 इक्वल टू 7y माइनस 14 अपान 2p इक्वल टू z माइनस 3 अपान 2। और दूसरी रेखा है 7 माइनस 7x अपान 3p इक्वल टू y माइनस 5 अपान 1 इक्वल टू 6 माइनस z अपान 5। अगर ये दोनों लंब है, ये जो है परस्पर लंब है, एक दूसरे पर 90 अंश पर है, तो P का मान ज्ञात करना है, P का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो दोनों रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था x माइनस x1 अपान a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान c1। और दूसरा वाला x माइनस x2 अपान a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपान b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपान c2। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है, समीकरण दिया हुआ है, क्या ये इससे मैच कर रहा है? तो देखिए यहां पर x के साथ निगेटिव है लेकिन यहाँ x के साथ पॉजिटिव है।
तो यही नहीं मिल रहा है। इसी तरह से मिलाएंगे एक एक करके तो देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको बनाना पड़ेगा। तो जो पहली रेखा है, रेखा 1, पहली रेखा को पहले इस रूप में बनाना है तो माइनस को निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस को कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा अपान 3 है, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे केवल y होना चाहिए लेकिन यहाँ 7y है, तो 7 कॉमन कर दो तो बचेगा y माइनस 2 बटे 2p, और z माइनस 3 z माइनस z1 की तरह है, z माइनस 3 अपान 2 लिख देंगे। यहां से समझिए कि जो ये ऊपर 7 है ये अपान में 2p/7 हो जाएगा, तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं 2p/7, ये 7 अपान में जाएगा। इसी तरह से जो ये माइनस है इसको आप नीचे ला दीजिए, इसको ऊपर से हटा दीजिए। अब इसको पहले वाले से जब मिलाएंगे तो ये x माइनस x1 अपान a1, y माइनस y1 अपान b1, z माइनस z1 अपान c1, तो ये a1 b1 c1 ये निकल के आ रहा है। दूसरी रेखा को भी बनाते हैं। दूसरी रेखा जो इसका दिया हुआ है इसमें से क्या निकालें कि पहले x आ जाए दूसरी रेखा के लिए, तो -7 को कॉमन करना होगा। -7 निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या लिखाएगा, -7 निकालेंगे तो x माइनस 1 अपान 3p इक्वल टू y माइनस 5 अपान 1, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ ये माइनस को निकालिए, इसमें से माइनस z है, माइनस निकालेंगे तो z माइनस 6 अपान 5, तो -7 को अपान में ले आइए तो 3p/-7 हो जाएगा। यहाँ से हटा दीजिए, आप लोग हटाइएगा मत, आप लोग अलग से एक लाइन लिख लीजिएगा। यहाँ से देखिए माइनस को नीचे ला के रख देंगे तो ये माइनस हट जाएगा। तो अब ये भी जो है दूसरी वाली रेखा के समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह दिख रहा है आपको। तो यहां से ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 बराबर -3, b1 बराबर 2p/7, c1 बराबर 2, a2 बराबर -7, b2 बराबर 1, c2 बराबर -5। अब ये जो मान आ चुके हैं तो जो लंब होने का प्रतिबंध है, लंब होने का प्रतिबंध इसी में रख देते हैं। लंब होने का प्रतिबंध क्या बताया था बच्चों, बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, इसी में रख देते हैं। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पे मिस्टर a2 बराबर 3p/-7, 3p/-7 रखेंगे, ठीक है। देखिए ये a1 है, a2 है, a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 है, ये b2 है और ये c2 है। अब इसको रखिए यहाँ पर, तो -3 इंटू 3p/-7 प्लस b1 b2 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो 3 3 9p/7 प्लस 2p/7 हो जाएगा -10 बराबर 0। तो ये जोड़ेंगे 9 2 11p/7 बराबर -10 पक्षांतर कर दो, ये 10 हो जाएगा। तो 11p बराबर 7 दहा में 70, तो p बराबर 70/11। अब ये इसका आंसर निकल के आ रहा है, p का मान 70/11, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका पहला पार्ट है। और ये आपको यहाँ पे खास ध्यान देना है कि जब रेखाएं स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो उसको बनाया जाता है। अब बनाने के लिए जो मैंने बताया इसी तरह से इसको बना लेंगे। आगे इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट है, दिखाइए कि बिंदु 2 -1 1 1 -3 -5 तथा 3 -4 -4 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। 3 ठो शीर्ष दिया गया है त्रिभुज का, दिखाना है कि वो समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक नोट कर लेते हैं। पहला बिंदु है 2 -1 1, बी का निर्देशांक दिया है 1 -3 -5, सी का निर्देशांक है 3 -4 -4। हमें दिखाना है कि ये तीनों शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो भैया जब ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं तो इनकी भुजाएं निकाल लेते हैं, भुजाओं की लंबाई निकाल लेते हैं। तो पहले ए से बी जाने वाली जो भुजा ए बी होगी इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर √। अब देखिए कैसे इसको निकालेंगे। दो बिंदु अगर निर्देशांक दिया गया हो, एक बिंदु का निर्देशांक x1 y1 z1 हो, दूसरे का निर्देशांक x2 y2 z2 हो, ये A है ये B है, दो बिंदु, तो बीच की दूरी
ए बी बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगाते हैं भैया। तो जो ये दूरी का फार्मूला है वही यहाँ पे लगा देते हैं। तो a से b के बीच की दूरी निकालनी है तो इसको x1 y1 z1 मान लो, इसको x2 y2 z2 मान लो और फिर इसको रख दो। तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस ये घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस ये जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 36 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 41 अंडर रूट 41। ये ए बी की लंबाई आ गई बच्चों, भुजा ए बी की माप आ गई। अब दूसरी भुजा बी सी की लंबाई निकालते हैं। तो जब बी सी की लंबाई निकालेंगे तो बी वाले को x1 y1 z1 और सी वाले को x2 y2 z2 मान के फार्मूले में इसी फार्मूले में रख दीजिए। तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 4 का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू अंडर रूट ये घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस ये घटेगा तो 1 का स्क्वायर प्लस ये घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ये आएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 6। ये बीसी की लंबाई आ गई। ठीक, आगे एसी भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। तो एसी बराबर अंडर रूट ए सी, इसको ए वाले को x1 y1 z1 इसको x2 y2 z2 रख के फार्मूले में रखते हैं। तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू ये -1 का स्क्वायर प्लस ये घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये आएगा अंडर रूट ये 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू अंडर रूट इन सब को जोड़ दीजिए ये आएगा 35। एसी की लंबाई आ गई 35। अब ये जो तीनों भुजाओं की लंबाई मैंने निकाला है इसमें देखिए कि सबसे बड़ी वाली हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि तीनों शीर्ष जो है समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो सबसे बड़ी वो कर्ण होती है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा ये अंडर रूट 41 है। तो बाकी जो बचेंगे दो ठो उनके वर्गों का योगफल ले लेते हैं। तो BC का वर्ग धन AC का वर्ग, पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो जो BC है अंडर रूट 6 का वर्ग प्लस AC जो है अंडर रूट 35 का वर्ग बराबर ये 6 प्लस 35 जोड़ेंगे तो 41 आएगा। और ये 41 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये AB का वर्ग का मान देगा। AB का वर्ग यानी कड़ी में 41 का वर्ग क्या आएगा, 41 आएगा। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, ये प्रतिबंध आ रहा है। और ये जो प्रतिबंध है ये पाइथागोरस का प्रमेय कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है ये। और इसमें होता क्या है कि जो सबसे बड़ी भुजा है अगर इसका वर्ग बाकी जो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योगफल के बराबर है तो इसका मतलब है कि वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा AB होगी और AB जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने का कोण जो होगा वो 90 अंश होगा। तो जब आप त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में ABC बनाएंगे तो AB के सामने का कोण जो C है सबसे बड़ी भुजा है यहाँ पर, तो C जो है 90 अंश हो जाएगी। कोण C जो है 90 डिग्री अवश्य होगा। तो इसलिए ये जो तीनों शीर्ष हैं ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं। इसलिए ये शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यही सिद्ध करना था। दूरी का फार्मूला लगाया गया है सब जगह, ये इसका प्रूफ हो गया, सिद्ध करना था। 4 नंबर का प्रश्न है बच्चों। तो दूरी के फार्मूला त्रिविमीय ज्यामिति में ये सब होता है। अब आगे एक प्रश्न और है बच्चों, 8 नंबर में आया है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का आप लोगों ने 5-5 नंबर वाले में भी देखा था और अभी भी आप 8 नंबर वाले में भी देख सकते हैं। और आता है, इंपॉर्टेंट है, बीच का कोण निकालना, न्यूनतम दूरी निकालना। तो आइए इसका लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो चले भैया इसका लास्ट क्वेश्चन ग
8 नंबर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये बीच की दूरी ज्ञात करना है। दो रेखाओं का समीकरण दिया गया है और ये रेखाओं का समीकरण जो है कार्तीय रूप में दिया हुआ है। कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं। तो रेखाएं हैं x प्लस 1/7 इक्वल टू y प्लस 1/-6 इक्वल टू z प्लस 1/1 और x माइनस 3/1 इक्वल टू y माइनस 5/-2 इक्वल टू z माइनस 7/1। इसके बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए इसके बीच का न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसका जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से a1 a2 b1 b2 ज्ञात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1/a1 इक्वल टू y माइनस y1/b1 इक्वल टू z माइनस z1/c1, x माइनस x2/a2 इक्वल टू y माइनस y2/b2 इक्वल टू z माइनस z2/c2। इससे जब हम लोग तुलना कराएंगे तो ये जो x1 y1 z1 है यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे तुलना कराएंगे तो -1 -1 -1 ये आएगा। तो यहां से सदिश a1 बना लेते हैं। सदिश a1 बराबर, आपको बता दें न्यूनतम दूरी का फार्मूला जो मैंने बताया था, d बराबर मॉड में वेक्टर b1 क्रॉस b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस a1 बटे मॉड वेक्टर b1 क्रॉस b2, ये फार्मूला आपको बताया गया था। तो यही जो है कि लगाएंगे। तो सबसे पहले a1 a2 कैसे निकालेंगे, तो जो वेक्टर a1 है ये पहले रेखा का जो ये बिंदु है x1 y1 z1 ले लेते हैं। तो ये आएगा सदिश में -i -j -k, ये a1 हो गया। इसी तरह से दूसरी रेखा को x2 y2 z2 से तुलना कराएंगे तो ये बिंदु आ रहा है 3 5 7। देखिए इसमें जो माइनस आया हुआ है वो ये माइनस वाले से हटा देंगे तो 3 5 7। तो यहां से वेक्टर a2 बराबर आए 3i प्लस 5j प्लस 7k। a1 a2 आ गया। तो इसका डिफरेंस, इसका अंतर वेक्टर a2 माइनस a1 बराबर घटा दीजिए। तो ये जैसे ही घटाएंगे 3i में से -i घटाएंगे तो ये 4i और ये घटाएंगे इसमें से तो प्लस 5j और ये प्लस 8k, ये a2 माइनस a1 आ गया है। अब वेक्टर b1 क्या आएगा, वेक्टर b1 अगर प्राप्त करना है तो ये ले लेंगे, ये जो दिक अनुपात है इसमें i j के लगा देंगे तो 7i माइनस 6j प्लस k। और दूसरी रेखा से वेक्टर b2 ज्ञात कर लेंगे i माइनस 2j प्लस k। तो ये यहां से वेक्टर b1 और यहां से वेक्टर b2। अब इसका सदिश गुणन b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। तो ये i j k 7 माइनस 6 1 1 माइनस 2 1। अब इसका प्रसार करते हैं r1 के सापेक्ष। r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहां से b1 क्रॉस b2 इक्वल टू i, रो कॉलम बंद करेंगे तो -6 प्लस 2 माइनस j, ये आएगा 7 माइनस 1 प्लस के, ये -2 प्लस गुणा करेंगे तो कितना आएगा -14 प्लस 6 तो इक्वल टू -4i माइनस 6j माइनस 8k। ये b1 क्रॉस b2 आ जाएगा। अब हमें इसका मापांक ले लेना है। इसका मापांक देखिए यहां पर दिख रहा है आपको। तो b1 क्रॉस b2 का मापांक मॉड में ले लेंगे √-4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। देखिए भैया यहाँ पे थोड़ा इसको बना लीजिए। यहाँ पे जो घटाए हैं 5j में से -j तो +6j हो जाएगा, +6j। अब यहाँ पे आइए -8 का वर्ग इक्वल टू ये आएगा 16 प्लस 36 प्लस 64 बराबर √ ये जोड़ेंगे तो 116 आ गया मॉड b1 क्रॉस b2। ठीक है। अब बीच की दूरी का जो फार्मूला है ये लगा देंगे। इनके बीच की दूरी बराबर
एक काम और कर लेते हैं, इनका डॉट भी निकाल लेते हैं। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, इसको निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 क्या है? B1 क्रॉस B2 जो निकाले हैं ये वाला -4i माइनस 6j माइनस 8k डॉट A2 माइनस A1 जो आया है, A2 माइनस A1 ये वाला 4i प्लस 6j प्लस 8k, तो बराबर, तो -4 गुणे 4 -16 -36 और ये -64, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये घटाएंगे, तीनों माइनस है तो जोड़ेंगे तो -116 आ रहा है, -116। अब इनमें सारा मान यहां से उठा के यहां पर रख देते हैं, तो ये जो आया है इसका मान -116 बटे √116। तो भैया देखो यहाँ पे √116 इससे कट जाएगा तो -√116, और मॉड है तो माइनस भी हट जाएगा, √116। और √116 जो है जिसको हम गुणनखंड जब करेंगे तो ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 29, 29 दूना 58, 58 दूना 116 आ रहा है। तो 2 गुणे 2 जोड़ा बन रहा है तो उसको बाहर कर दो, तो 2 कड़ी में 29 मात्रक, ये आ रहा है इनके बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। बीच की जो न्यूनतम दूरी है फार्मूले से, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई, अब त्रिविमीय ज्यामिति का 2024 का जितना भी प्रश्न पूछा गया था इसको मैंने इस लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट करा दिया। आप लोग इसको देख लें, इसका अच्छे से तैयारी कर लें। याद रखिए आगे का एग्जाम देने के लिए ये पिछले साल का सेट क्वेश्चन लगाना, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके नियम को समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपका इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।